Hello guys, so today, fifth day, we are starting with chapter number 5 which is foreign trade reforms. अब देखो सरकार ने अपन ने अभी पिछले मतलब कल वाली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, इंडस्ट्री को कैसे सॉल्व किया, इंडस्ट्री में क्या क्या बदलाव किया। तो इंडस्ट्री में जैसे सरकार ने आईपीआर 1956 चालू किया, वैसे ही फॉरेन ट्रेड की दिक्कतों को भी सुलझाया, पर सरकार ने वापस मैं पिन पॉइंट कर रहा हूं, गवर्नमेंट की बात करें यहां पे। तो फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म्स में सबसे पहले पढ़ने से पहले सर ये तो जानना ही पड़ेगा वो पुरानी दिक्कत क्या थी, मतलब अपन वापस से वो इंडिपेंडेंस के टाइम पे आना ही पड़ेगा। तो फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म्स में सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंडिया फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। उस टाइम पे क्या हालत थी, अरे भाई जिसने चैप्टर 1 अटेंड किया ना यूं समझ में आ जाएगा। मतलब उस टाइम पे आप सबको याद होना चाहिए ये तो कि इंडिया एक नेट एक्सपोर्टर बन चुका था रॉ मटेरियल का। इंडिया से कच्चा माल दैट इज कॉटन, टी, जूट, इंडिगो ये जा रहा था बाहर, और ब्रिटेन से यही चीज पक्का माल बन के इंडिया में आ रही थी, मतलब फिनिश गुड्स इंडिया में आ रहे थे ब्रिटेन से। इंडिया वाज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। तो भाई अपने पास तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखा जाए तो अपना तो खुद का कुछ बचा ही नहीं था। तो इंडिया का ये दिक्कत भारत सरकार ने बोला सॉल्व करनी पड़ेगी कि भाई अपन लोगों के पास एक्सपोर्ट करने के लिए कच्चा माल ही है, मतलब अपने पास कोई फिनिश प्रोडक्ट्स है ही नहीं। तो भारत सरकार ने बनाई इकोनॉमिक प्लानिंग। वो प्लानिंग में क्या किया अपन देखते हैं। सेकंड दिक्कत क्या थी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से जो भी मुनाफा होता था, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से जो भी मुनाफा होता था, सरप्लस होता था, वो यूज किया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। किस चीज में सर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। मतलब कि मान लो थोड़ा बहुत मुनाफा हो रहा है, हमारे भारत देश से एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो रहे हैं, मतलब पैसे कमाई ज्यादा हो रही है, और इंपोर्ट कम हो रहे हैं, थोड़ा बहुत मुनाफा जो उस वक्त होता था उस मुनाफे को भी ब्रिटिशर्स यूज करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए, मतलब वेजेस और सैलरी देने के लिए उनके क्लर्क को, है ना। मैंने आपको ये वापस इमेजिन भी करवाया था लगान मूवी में कि वो उनको अपने जो ऑफिसर ग्रेड लोग थे उनके अंडर जो काम करते थे उनको सैलरी और ये इसमें से देते थे। अच्छा सर ये तो आपने इंडिपेंडेंस की बात बता दी। अब 1950 में सर आपने पढ़ाया था इकोनॉमिक प्लानिंग हो गई, मतलब हमारी प्लानिंग कमीशन बैठी, उसने सारी चीजें सॉल्व करने के लिए सोचा। तो उसके बाद के हालात थोड़े बहुत समझ लेते हैं। मैं अभी वापस बोल रहा हूं, मैं फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म्स अभी इसके जस्ट बात चालू करूंगा कि वो रिफॉर्म्स सरकार ने चालू क्या किए। वैसे अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं, फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद अपने फॉरेन ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्या हाल था। तो सबसे पहली चीज, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल, उसमें अपन ने बिल्कुल डिक्लाइन कर दिया, क्योंकि भाई वो तो अंग्रेज तो चले गए ना। अब अंग्रेज चले गए तो अपन ने बाहर भेजना बिल्कुल बंद कर दिया बाहर भेजना बंद भी कर दिया, और वो रॉ मटेरियल इंडिया के लोग खुद यूज करने लग गए। उन्होंने बोला कॉटन बाहर भेजें, इससे बढ़िया अपन यहां पे कॉटन से कपड़ा बनाएंगे ना। तो इंडिया स्टार्टेड यूजिंग फार्म प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। दिस शोज डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। बहुत स्टूडेंट है ना इस टॉपिक में एक्सपोर्ट वर्ड लिखना ही भूल जाते हैं, यहां मेन है ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात ही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई, डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स। ये क्या है सर कन्वेंशनल आइटम्स? मैंने आपको कमर्शियल प्रोडक्ट्स पढ़ाया था ना, वेज क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स। वेज क्रॉप्स था गेहूं, चावल, ये सब। कन्वेंशनल आइटम्स और कमर्शियल आइटम्स इज वन ऑफ द सेम पार्ट। जूट, कॉटन, टी, इंडिगो, ये सब कन्वेंशनल आइटम्स होते हैं। अच्छा ये कहां जाते थे, वापस वही वाली बात हो गई, ये सब जाते थे ब्रिटेन। ये सब ब्रिटेन जाते थे, तो सरकार ने अभी इनको रोका, सरकार ने वापस से इसमें स्टॉप लगाया, और इंडिया की डिमांड वैसे ही इन आइटम्स के लिए इतनी बढ़ गई थी कि बाहर भेजने की जरूरत पड़ी नहीं थी, तो इसमें भी डिक्लाइन आ गया। अच्छा सर किसमें इंक्रीज आया, कुछ तो एक्सपोर्ट में भी बढ़ा होगा ना। यस एग्जैक्टली, एक्सपोर्ट बढ़ा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का। जो गुड्स भारत बनाना चालू कर चुका था, अपना देश बनाना चालू कर चुका था, उस गुड्स का मतलब मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का एक्सपोर्ट्स बढ़ते गया। तो अगर एक सिंपल अपन आ जाते हैं क्वेश्चन पे, सिंपल क्वेश्चन आ गया, इसमें और कोई डिटेल में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस? आफ्टर इंडिपेंडेंस तो भाई ये इसी का स्क्रीनशॉट लो, ये आंसर लिखना है आपको। सो गाइस अब अपन चालू कर रहे हैं फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म। भारत सरकार ने रिफॉर्म क्या बनाया था, चालू क्या किया था। देखो भारत सरकार ने एक चीज नोटिस कर ली थी कि इंडिया से जो अंग्रेज लोग थे वो सारा के सारा प्रोडक्ट एक तो रॉ मटेरियल ले जा रहे थे और वहां के फिनिश गुड्स आ रहे थे। अब अपनी जनता मतलब अपने भारतीय लोग डिपेंडेंट हो चुके थे फॉरेन इंपोर्टेड गुड्स पे, ब्रिटेन से जो सामान आ रहा है वो यूज करना है। तो अपनी इस पैटर्न को चेंज करने के लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी।
ऐसी स्ट्रैटेजी जो भारत देश को चलाएगी और भारत देश के बारे में सोचेगी। इनवर्ड लुकिंग, वर्ड से देखो समझ में आ रहा है। इसमें क्या किया भारत देश ने? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। पहला भारत सरकार ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी लगाई। इंपोर्ट को करो सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मतलब तो आपको बताइए उसका नया ऑल्टरनेट ढूंढो। तो भारत सरकार ने इंडिया के लोगों को एनकरेज किया कि भाई विदेश से जो गुड्स आ रहे हैं अब वो आपको देश में बनाने पड़ेंगे, और लोगों का इससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो खैर बढ़ाई, पर अब कोई ऐसे मानने वाला है कि इतनी क्विकली कि देश में प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते? पहले टेक्नोलॉजी की बहुत कमी थी भारत में, तो इसीलिए लोगों को एनकरेज करने के लिए दो स्टेप्स लिए गए, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर लगाए गए। अब सर ये कौन सी नई चीज है? टैरिफ का मतलब होता है गाइस टैक्सेस। मैंने आपको कल भी बताया था, जो थर्ड अपन ने चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर, टैरिफ बैरियर टैक्सेस सरकार ने बढ़ा दिए। जो भी जना विदेश से गुड्स मंगाएगा उस पर टैक्सेस बढ़ा दिए गए। नॉन टैरिफ बैरियर का दूसरा नाम जो बहुत बुक्स में गिवन है वो है क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन या फिर कोटास। ये क्या था? अपने कुछ गुड्स ऐसे थे जो बाहर से मंगवाना जरूरी थे, जैसे कि कैपिटल गुड्स। अब सरकार ने बोला इसको तो बंद नहीं किया जा सकता, तो उसके ऊपर एक क्वांटिटी रेस्ट्रिक्ट कर दी कि भाई इससे ज्यादा नहीं मंगा सकते हो। तो इन दो चीजों से अपने बाहर से सामान आना बंद हो गया और डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अच्छा, इसके बहुत ज्यादा फायदे थे या नुकसान? इसके नुकसान भी ज्यादा थे, फायदे थोड़े कम थे, क्योंकि अपने पास स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी नहीं थी। नुकसान और फायदे, गुड इंपैक्ट्स और बैड इंपैक्ट जस्ट इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं, पर उससे पहले दूसरा स्टेप क्या था? एक तो था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, दूसरा स्टेप था एक्सपोर्ट प्रमोशन। ये क्या होता है सर? अब भाई जो गुड्स इंडिया में बन रहे हैं उनको एक्सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, देश तो सारी चीज यूज नहीं करेगा। तो सरकार ने बोला जो भी चीजें एक्सपोर्ट ऑफ दोज गुड्स वर एनकरेज्ड व्हिच वर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, जो गुड्स इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे थे उसका एक्सपोर्ट बढ़ा दिया। और दिस स्ट्रैटेजी वाज टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। पता है ये बहुत स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं आखिर ये टर्म क्या है? मैं सिंपल आपको बताता हूं। आज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा किस में होगा? इंडियन रुपी में होगा क्या? डॉलर, सिर्फ यूएस डॉलर, जिसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। तो अब हम बात करते हैं, यूएस डॉलर की गुल्लक भरनी थी, यूएस डॉलर को बाहर से इकट्ठा करना था, तो भाई देश के बाहर एक्सपोर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे। जितना सामान बाहर बेचोगे उतना डॉलर की गुल्लक भरेगी, उतना अपने देश को फायदा होगा। तो दिस स्ट्रैटेजी वाज टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, पहली चीज। तो दूसरा, टू मेक डोमेस्टिक इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनल मार्केट, भारत की इंडस्ट्री को इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाना, ये एक टारगेट था। इसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन किया गया था। गाइज मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जो टॉपिक चैप्टर का सेंट्रल टॉपिक लगता है, जैसे कि पिछला चैप्टर में था आईपीआर 1956, वैसे इसमें ले लो आप इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। इस टॉपिक को अच्छे से लिख कर याद करने की हैबिट डाल दो। तो एक बार मैं हट जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट खींचना और इसका स्क्रीनशॉट ये शॉर्ट में भी क्लिक करो। एक और क्वेश्चन आपके सामने अभी स्क्रीन पे आएगा जो कि परफेक्ट लैंग्वेज बताने वाला है, वो चीज भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेना। So guys, we are starting now with the topic which is good impact और bad impact। अब आप देखो, अभी अपन ने क्या पढ़ा? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब इंपोर्ट जो हो रहा है उसको रोको। अब इंपोर्ट रोकने से आप एक बार लॉजिकली पहले सोचो क्या क्या दिक्कत आई होंगी। देखो, एक तो सबसे पहली दिक्कत जो आई ना, वो उस पर बात करते हैं। पहली दिक्कत जो आई वो थी कि हम लोगों का बाहर से कंपटीशन खत्म होना एक फायदा भी था, पर नुकसान ये था कि हम लोग बाहर के गुड्स यूज नहीं कर पा रहे थे। तो इससे मॉडर्नाइजेशन रुकता है। अच्छा सर, फायदा भी तो है ना, इंडस्ट्री अपनी ग्रो हुई। भाई जब देश ने अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर लिया, विदेशी गुड्स को आने ही नहीं दे रहा था, तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बढ़ा होगा। डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ने से इंडस्ट्रीज नई नई खुली होंगी। भाई अब लोग वो बोल रहे होंगे यार टेक्सटाइल बाहर से आ रही थी, अब अपन खुद खोलते हैं इंडस्ट्री। आप लोगों को एक फैक्ट बता दो, उस टाइम पे ही, मतलब इस पीरियड के बाद ही इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री भारत में पहली बार आई है। तो अब अपन एक काम करते हैं, इसको थोड़ा किताबी कंटेंट में पढ़ते हैं। गुड इंपैक्ट का पहला पॉइंट है हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। वापस वर्ड आ गया, ये 5वें 5th चैप्टर पे आए बट 2 बार आ चुका है ये वर्ड। तो पहले ऊपर वाले पॉइंट की बात करेंगे, हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। भारत देश की इंडस्ट्री का जीडीपी सीधा 12% से 25% हो गया। कितने सालों में? पहले 5 साल के प्लान में, मतलब 1951 से लेकर 1991 में 12% जीडीपी जो इंडस्ट्रीज से आता था वो सीधा 25% हो गया। दूसरा, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। काफी ज्यादा जनता जो खेतीबाड़ी में काम कर रही थी और जो कि डिसगाइज्ड थी, काम की नहीं थी, मतलब कि बहुत एक्स्ट्रा थी, वो जनता अब शिफ्ट होने लग गई एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में। भाई बहुत सारे ऑप्शंस आ गए ना, जब बाहर से सामान आना बंद हो गए तो ऑप्शंस बहुत सारे आ गए। अच्छा और क्या हुआ सर? और देखो ना, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। पहले इस साल से पहले सिर्फ 2 या 4 रास्ते थे,
कि भाई सिर्फ कोल, पेट्रोलियम, इसके अंदर जाना है, हैंडीक्राफ्ट में जाना है। अब वेराइटी, नए नए रास्ते खुले, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आई, इलेक्ट्रॉनिक्स आई, देन ऑटोमोबाइल आई, इतनी सारी इंडस्ट्रीज आई। आप लोगों ने सुना होगा ना वो कार एम्बेसडर, फिएट बहुत पुरानी कार है, तो ये उस वक्त ही लॉन्च हुआ है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ का मतलब है मेनी न्यू इंडस्ट्रीज ओपनड अप बिटवीन 1950 एंड 1990। और उस टाइम पे सनराइज इंडस्ट्री, ये एमसीक्यू पकड़ लेना इसका, एक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सनराइज इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री थी उस टाइम की, सनराइज मतलब उस टाइम पे लॉन्च हुई थी। और सर इसके कारण क्या फायदा हुआ? इसके कारण बहुत सारे लोगों को, स्पेशली सरकारी सेक्टर को, नए नए अपॉर्चुनिटीज मिले इन्वेस्टमेंट के। एक पॉइंट मेरा ध्यान रखना, मैं बार बार दोहराता हूं ये चैप्टर पढ़ाते हुए, और पहले वाले चैप्टर्स को, 1950 से 1990 इस वक्त जो भी लिखो ना, उसमें सरकार का राज था, सरकार के पास चाबी थी। प्राइवेट सेक्टर को इस वक्त ज्यादा भाव दिया ही नहीं जा रहा था। प्राइवेट टाटा, अंबानी, बिरलास वर नॉट बीइंग टॉलरेटेड हियर। ओके, अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो न्यू अपॉर्चुनिटीज एनकरेज द यूज ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज, लेटेंट रिसोर्सेज। सर ये क्या है लेटेंट और पोटेंशियल? इंडिया में ऐसी बहुत सारी रिसोर्सेज थी जो थी तो सही, पर हिडन थी या आइडल थी। हिडन और आइडल का मतलब या तो पता नहीं थी लोगों को, या फिर वो पड़ी थी पर उनको कोई यूज नहीं करता था। मतलब आज आप देख लो, सिंपल सी बात करें, इंडिया में इतना बड़ा थर्मल प्लांट है, बट उस टाइम पे कभी भी लॉन्च नहीं हुआ। तो उस टाइम पे क्यों लॉन्च नहीं हुआ? पीपल डिडंट न्यू कि हवा के थ्रू एंड ऐसी चीजों के थ्रू, नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी और ये सब भी जनरेट हो सकता है। तो दीज आर लेटेंट रिसोर्सेज, हैं तो सही पर छुपी हुई हैं। तो अल्टीमेटली अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा, जैसे लोगों को पता पड़ा यार ब्रिटेन से ये सामान आता था, अपन भी बना सकते हैं। तो अल्टीमेटली 3 गुड इंपैक्ट है ये आपके सामने। अब आ जाते हैं अपन बैड इंपैक्ट पे। बैड इंपैक्ट में ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। नेता ऐसे हट के खड़े हो गए, नहीं यार ये तो हमारी लाइन है, इसमें हम किसी को आने ही नहीं देंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल बता देता हूं आपको, आप किसी से पूछना, हमारे जो पेरेंट्स हैं ओल्ड एज, 1990 की एज की बात कर रहा हूं मैं, 1990, इस टाइम पीरियड से टेलीकम्युनिकेशन किसी को भी नहीं दिया जा रहा था, सिर्फ पब्लिक सेक्टर, मतलब सरकार अपने हाथ में रख के बैठ गई थी। तो ये तो गलत हुआ ना, पब्लिक ने अपनी मोनोपोली बना ली, सरकार ने अपनी मोनोपोली बना ली, टेलीकम्युनिकेशन हमारा है, हमारा ही रहेगा। ये एक्चुअल में था, अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं ये चीज, टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल, लैंडलाइन कुछ भी नहीं था उस वक्त, था तो सरकार के पास था सिर्फ। ओके, लैक ऑफ कंपटीशन इंप्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अभी चालू करते ही समझाया कि हम लोगों ने क्या, अपन लोग एम्बेसडर, फिएट ये लॉन्च करके बस रुक गए। अपन लोग बाहर से देशों से सामान मंगवाना ही बंद कर दिए, तो मॉडर्नाइज कैसे होंगे? तब भी तो अपन आज की डेट में एक लाइन यूज करते हैं, इंडिया चाइना 10 साल के गैप में चलते हैं, इसी कारण यूज करते हैं। ये इसी एक रिजल्ट है, बैड इंपैक्ट है। कंपटीशन खत्म हुआ तो मॉडर्नाइजेशन रुक गया। डोमेस्टिक प्रोटेक्शन डिडंट अलाउड प्रोड्यूसर्स टू मॉडर्नाइज एंड टू एंटर इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। डोमेस्टिक प्रोटेक्शन क्यों लिख रहे हो सर? भाई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है ना, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब डोमेस्टिक कंट्री को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही थी। नेक्स्ट, इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर। ये क्या है? इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड मतलब कि हर जगह पब्लिक सेक्टर, मतलब सारी कंपनी, आज जैसे रिलायंस पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड, वैसे उस वक्त सारी कंपनीज के नाम के पीछे पब्लिक लिमिटेड था। मतलब इवन ब्रेड की, इवन शूज की इंडस्ट्री, जिसमें मतलब पब्लिक सेक्टर का होना कोई लॉजिक ही नहीं बताता है, उसमें भी सिर्फ सरकारी इंडस्ट्रीज थी। तो प्राइवेट सेक्टर का जो अपॉर्चुनिटी था उसको स्वॉलो अप कर रहे थे। ऐसा नहीं अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं था, बट स्वॉलो अप करने का मतलब क्या है? उसको पब्लिक सेक्टर आने ही नहीं दे रहा था, प्राइवेट सेक्टर को। गाइस एक चीज ध्यान रखना, अपन को ये वर्ड चेंज नहीं करना है, ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ना, टाइटल पॉइंट, इसको मत बदलना। सो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, पर इसको लिखना कैसे, क्वेश्चन कैसे आएगा? सिंपल क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन गुड इंपैक्ट बैड इंपैक्ट। आपको सिंपल, अभी मैं हट रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट खींचो, यही इसका आंसर है। होप सो गाइस ये वीडियो देखने के बाद आपका इंडियन इकोनॉमिक्स का फियर थोड़ा बहुत कम हुआ होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। गाइस अगर आपको और डेटा चाहिए या फिर आपको मेरी बुक परचेस करनी है जिसमें ये ऑलमोस्ट सारा डेटा सही तरीके से गिवन है एमसीक्यूज और एग्जाम पेपर के साथ, तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे या मेल आईडी पे अपना मैसेज ड्रॉप करके और डिटेल्स बता के उसे भी ले सकते हैं।